जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन एक बांध बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों इधर भारत 2 बांध बना करके देगा तगड़ा वाला जवाब। दोस्तों बताएंगे कैसे चीन की बढ़ाने वाला है भारत टेंशन और क्यों अचानक 2 बांध बनाने लगा भारत। दोस्तों वो आपको बताएंगे, लगे हाथों बताएंगे। दूसरी ओर चीन को जवाब देने के लिए भारत और फिलीपींस के जंगी जहाजों ने चीन के नाक के नीचे दिखाया अपना दम और इस दम को देखकर चीन हुआ हैरान। बताएंगे, दूर से रख रहा है नजर। तो वहीं दोस्तों फिर एक बार फारूक अब्दुल्ला ने दे दिया बहुत बड़ा और विवादित बयान आतंकवाद को लेकर। तो वहीं आपको बताएंगे भारत रूस व्यापार पर अमेरिका फिर एक बार तिलमिला उठा। दोस्तों व्हाइट हाउस ने कह दिया कि भारत यूक्रेन युद्ध को दे रहा है फंडिंग, लगा दिए भारत पर गंभीर आरोप। दोस्तों एक से एक बड़ी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां चीन अपने कब्जे वाले तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। जवाब में भारत का भी प्लान तैयार है। भारत 2 बांध बनाने की तैयारी में है। माना यह जा रहा है कि भारत के इस कदम से चीन भी टेंशन में जरूर आएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का ज्यादातर पानी भारत से ही मिलता है। भारत चीन की तरह बांध पर बांध नहीं बना सकता और न ही उसे ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर उसे बुनियादी ढांचे, कूटनीति, लचीलापन और क्षेत्रीय गठबंधनों के माध्यम से अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। अतीत की आपदाएं और आज बन रहा बांध हमें ये बताते हैं कि अगली आपदा आने से पहले कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। दोस्तों स्टार्ट न्यूज ग्लोबल पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन यारलुंग सांगबो नदी पर मेगा डैम प्रोजेक्ट, यानी इस नदी को तिब्बत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, इस नदी पर यह डैम बना रहा है। यह बांध ग्रेट बैंड के पास बनाया जा रहा है, जहां से यह नदी भारत में प्रवेश करने से पहले तेजी से मुड़ती है। भारत 11,300 मेगावाट का सियांग अपर बहुउद्देश्य परियोजना की सर्वे रिपोर्ट पर विचार कर रहा है। अधिकारियों ने अरुणाचल प्रदेश में 2 अहम स्टोरेज डैम बनाने का प्रस्ताव दिया है, ये यिनकियोंग में और दूसरा ऊपरी सियांग पर। जी हां, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में सियांग कहा जाता है। दोनों बांधों की स्टोरेज क्षमता 9.2 बिलियन क्यूबिक मीटर है। इससे मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी को स्टोर किया जा सकेगा, साथ ही दूसरी ओर से अचानक छोड़े गए पानी को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सियांग पर बांध बनाने का प्रस्ताव अभी कागजों पर ही है, वहीं चीन ने बांध बनाने का काम शुरू कर दिया है। संकट की बात यह है कि ब्रह्मपुत्र को करीब 80% पानी भारतीय जल सोर्स से ही मिलता है। यही वजह है कि अरुणाचल में सियांग नदी के पास बसने वाले लोग तिब्बत में बन रहे डैम और भारत के प्रस्तावित बांधों को लेकर विरोध जता रहे हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग तांगपो और अरुणाचल में प्रवेश के बाद सियांग या दिहांग, वहीं असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। दोस्तों भारत के द्वारा बनाए जा रहे इन 2 बांधों पर आपकी क्या निजी प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। उधर दोस्तों एक तरफ भारत बांध बनाकर चीन को देगा मुंहतोड़ जवाब, तो दूसरी तरफ भारत और फिलीपींस एक साथ मिलकर चीन की नाक के नीचे अपना दम दिखा रहे हैं। दोस्तों जंगी जहाजों को लेकर भारत और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में शिपिंग और नौसैनिक अभ्यास किया है। दोनों देशों का इस विवादित जल क्षेत्र में यह पहला साझा अभ्यास है। इस क्षेत्र में चीन अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों में लगातार लगा हुआ है। वहीं चीन का फिलीपींस और भारत दोनों देशों के साथ दशकों पुराने क्षेत्रीय विवाद भी हैं। ऐसे में फिलीपींस और भारत की दक्षिण चीन सागर में उच्च स्तरीय सैन्य तैनाती निश्चित ही चीन को नाराज करेगी। हालांकि अभी तक चीन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलीपींस के सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल रोमियो ब्राउनर ने सोमवार को कहा है कि रविवार से शुरू हुआ 2 दिवसीय संयुक्त नौसैनिक नौवहन और अभ्यास सफल रहा है। चीनी सेना की प्रतिक्रिया पर ब्राउनर ने कहा है कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन हम पर नजर रखी गई है। हमें इसकी पहले से ही उम्मीद थी। चीनी नौसेना और तटरक्षक जहाजों ने दूर से अभ्यास की निगरानी की है। जी हां, प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्ग दक्षिण चीन सागर में बीजिंग का व्यापक दावों के चलते दूसरे दावेदार देशों खासकर फिलीपींस और वियतनाम के साथ तनाव है। मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इस जल क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। ऐसे में फिलीपींस ने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ नौसैनिक अभ्यास किए हैं ताकि चीन को कड़ा जवाब दिया जा सके। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर
अब हर बटालियन में होगी ड्रोन फोर्सेस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना में होंगे ये सबसे बड़े बदलाव। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी, आप सभी को याद होगा। पहले हमारे फाइटर जेट्स ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और बाद में जब पाकिस्तानी सेना ने कार्रवाई शुरू की तो उसको भी काफी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हुए, कई फाइटर जेट भी मार गिराए गए। हमारा ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल साबित हुआ, लेकिन इस सैन्य कार्रवाई ने युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल डाला। पाकिस्तान ने जिस तरीके से तुर्की और चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया, भविष्य में उससे निपटने के लिए भारत ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंडियन आर्मी ने सेना को सिर्फ पारंपरिक युद्ध के लिए ही नहीं बल्कि मॉडर्न युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। अब भारतीय सेना बटालियन स्तर पर ही ड्रोन के इस्तेमाल और ड्रोन अटैक को रोकने के लिए काउंटर ऑपरेशन के लिए नई व्यवस्था अपना रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना अब बटालियन स्तर पर यूएवी और काउंटर यूएवी की तैनाती और इसके लिए जवानों की ट्रेनिंग की तैयारी कर रही है। इसमें सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारतीय सेना लाइट कमांडो बटालियन बनाएगी। इतना ही नहीं, सेना की योजना है कि इंटीग्रेटेड ब्रिगेड भी बनाएगी। ऑपरेशन सिंदूर से जो सबक मिले हैं उनकी वजह से बदलाव बहुत जरूरी हो गया है। दरअसल पाकिस्तान के मित्र देश चीन और तुर्की का पूरा फोकस अब ड्रोन और 5वीं छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर है। ऐसे में भारतीय सेना को भी अब खुद को पूरी तरह से अपग्रेड करना होगा और एडवांस बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस फैसले का समर्थन करते हैं तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां फारूक अब्दुल्ला ने फिर एक बार दिया विवादित बयान। कहा आतंकवाद ना कभी खत्म हुआ था ना ही कभी खत्म होगा। क्यों कहा ऐसा, उन्होंने बता दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के 6 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की समय सीमा के बारे में पूछा। उन्होंने बीजेपी सरकार से अपना वादा पूरा करने को कहा। साथ ही उन्होंने राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कराने और लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में बोलने का अधिकार से वंचित ना करने का आग्रह किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद खत्म नहीं होगा। जो लोग मानते हैं कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, मैं उन्हें इसी वक्त चुनौती देता हूं। जब तक हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर नहीं हो जाते तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इस दौरान अब्दुल्ला ने बेरोजगारी की बढ़ती कीमतों और अन्य मुद्दों पर भी सरकार से सवाल पूछे हैं। दोस्तों, घाटी में शांति लाने की केंद्र की कोशिशों पर अब्दुल्ला ने कहा कि संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुझे शांति आती नहीं दिखाई दे रही। मुझे लगता है कि हम ये सोचकर मूर्खों के स्वर्ग में जी रहे हैं कि रातों रात शांति आ जाएगी। हमारे पास एक मजबूत पड़ोसी है, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। किसी भी तरह हमें एक रास्ता खोजना ही होगा। युद्ध कोई रास्ता नहीं है। अंत में आपको एक कलम का उपयोग करना ही होगा। जो चीजों पर चर्चा करेंगे इससे हमें क्या नुकसान होता है, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो देखा दोस्तों आपने, फारूक अब्दुल्ला का यह बयान दर्शाता है कि तुम घाव को खत्म मत करो। अगर फुंसी हो गई है तो फुंसी की दवाई ना खाओ, फुंसी को काट डालो। दोस्तों, भारत में रहकर फारूक अब्दुल्ला इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ये भारत को कहने के बजाय पाकिस्तान के लिए भी तो बयान दे सकते हैं कि पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए, पाकिस्तान को रिश्ते सुधारने चाहिए। ये पाकिस्तान को ना कुछ कहकर दोस्तों उल्टा भारत पर ही आरोप ठोप देते हैं, भारत को ही कह देते हैं कि तुम ही रिश्ते सुधारो। जबकि फारूक अब्दुल्ला को पता होना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान पर कभी हमला नहीं किया, भारत ने कभी पाकिस्तान में आतंकवाद नहीं फैलाया, कभी भारत ने पाकिस्तान में लोगों का खून, निर्दोषों का खून नहीं बहाया। पाकिस्तानियों ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया है, कितने निर्दोषों का खून बहाया है, कितने जवानों को शहीद किया है इसने। दोस्तों, हर चीज देखने के बावजूद, इतने सालों साल के एक्सपीरियंस हो जाने के बावजूद भी फारूक अब्दुल्ला ऐसी बचकानी बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, वाकई में ये बर्दाश्त के लायक तो नहीं है। आप किस पर जो भी राय हो दोस्तों, हम जानते हैं कि इस बयान से हर भारतीयों का खून खोलने वाला है कि आप भारत में रहकर भारत का खाकर गुण पाकिस्तान के गा रहे हैं, जो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता मिस्टर फारूक अब्दुल्ला जी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को पता चले कि असली बयानबाजी किसे कहते हैं और देश के दुश्मन किसे कहते हैं। जी हाँ, तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। साथ ही साथ रिक्वेस्ट है लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत रूस व्यापार पर फिर एक बार तिलमिला गया। दोस्तों, अमेरिका कह रहा है कि भारत यूक्रेन युद्ध को दे रहा है फंडिंग। जी हां, उल्टा इल्जाम लगा दिया भारत पर। दोस्तों, भारत और रशिया के तेल व्यापार को लेकर अमेरिका में चिंता गहराती जा रही है। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने रविवार को भारत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद न सिर्फ यूक्रेन संकट को आर्थिक मदद देती है बल्कि ये अमेरिका के आर्थिक हितों के खिलाफ भी है। मिलर के मुताबिक भारत रशिया से जितना तेल खरीदता है वो चीन के बराबर है, जो चौंकाने
दिखाने वाली बात है। मिलर ने अमेरिकी टेलीविजन चैनल फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में यह भी दावा किया है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाता है और आव्रजन नीतियों में धोखाधड़ी करता है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत के फैसलों की आलोचना जरूरी है। वहीं भारत ने साफ किया है कि उसकी ऊर्जा नीति पूरी तरह राष्ट्रीय हित में और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप है। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने कहा कि भारत का रूस से तेल खरीदना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को आर्थिक मदद मिल पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत युद्ध को फाइनेंस कर रहा है और यह स्थिति अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। भारत का रशिया से तेल खरीदना इस युद्ध को फाइनेंस करने के जैसा है और ये कतई स्वीकार्य नहीं है। वहीं दोस्तों भारत की तुलना चीन से कर दिया इसने। मिलर ने कहा कि लोग ये जानकर चौंक जाएंगे कि रशिया से तेल खरीद के मामले में भारत चीन के बराबर है। उन्होंने इसे आश्चर्यजनक तथ्य बताया है। उन्होंने संकेत दिया है कि इस मुद्दे पर अब तक अमेरिका द्वारा जो नरमी बरती गई है वो ट्रंप की वापसी पर नहीं दोहराई जाएगी। जी हाँ, मिलर ने यह भी कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शानदार रिश्ते हैं, लेकिन अमेरिका को अब युद्ध की फंडिंग रोकने के लिए हर विकल्प पर विचार करना ही होगा। उन्होंने साफ किया है कि ट्रंप के तहत अमेरिका कूटनीतिक, आर्थिक और अन्य विकल्पों के जरिए इस संकट से निपटेगा। दोस्तों क्या है आपकी इस पर राय, जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, इजराइल और अमेरिका से बचने के लिए भारत जैसा डिफेंस सिस्टम सेट कर रहा है ईरान। जी हां, भारत के लिए बड़े ही प्राउड की खबर है दोस्तों। इजराइल के साथ चले 12 दिनों के युद्ध और अमेरिका के हमले झेलने के बाद ईरान अपने सुरक्षा ढांचों को तैयार कर रहा है। ईरान ने भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ के तर्ज पर संयुक्त सुरक्षा परिषद का गठन किया है। ईरान सरकार के मुताबिक इसका काम तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन का है। ईरान में 2 वायु, 2 थल और 2 नेवी सेना है। ईरान सरकार का कहना है कि तीनों में कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से हालिया जंग में उसे कई कमांडर खोने पड़ गए। संयुक्त सुरक्षा परिषद का चीफ राष्ट्रपति पेजेश्कियान को बनाया गया है। इस्लामिक रिपब्लिक समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक परिषद की अध्यक्षता राष्ट्रपति के हाथ में होगी और इसमें सशस्त्र बलों के प्रमुख, सशस्त्र बलों के कमांडर और कुछ संबंधित मंत्रालय शामिल होंगे। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों के युद्ध के बाद सर्वोच्च सुरक्षा परिषद को पुनर्जीवित करने का मुद्दा मीडिया में उठाया गया था और कुछ लोगों ने इसे नया रक्षा ढांचा कहा है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, आसिम मुनीर इस्तीफा दो। जी हां, हवा में बैनर लहराकर मांगा इस्तीफा। अमेरिका में पाकिस्तानी आर्मी चीफ की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। दोस्तों धरती का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा होगा जहां पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती ना हुई हो। ताजा मिसाल अमेरिका के फ्लोरिडा में मिली, जहां पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे मैच के बीच पाकिस्तानियों ने हवा में बड़े बैनर लहराकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर का इस्तीफा मांग लिया। अब इस बैनर की फोटो पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका में आसिम मुनीर की किरकिरी यानी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई हो। 1 महीने पहले जब आसिम मुनीर ट्रंप के दरवाजे पर खाना खाने गए थे, तब भी वहां पर उनकी जमकर बेइज्जती की गई थी। इसी बीच दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।